हेलो फ्रेंड्स, मैं सी मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में। क्यूआरएमपी स्कीम के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म्स हैं, एफएक्यू फॉर्म में डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम कुछ जीएसटीआर 99C के बारे में डिस्कशन करेंगे और क्लैरिटी लेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमें क्लैरिफिकेशन हो कि किस तरीके से हमें किन किन केसेस में और क्या क्या जो है क्यूआरएमपी स्कीम हम किस किस तरीके में किस किस केसेस में ऑप्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन को। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ एफएक्यूज, जिसमें हम पहले बात करेंगे क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में। क्यूआरएमपी स्कीम के केस में सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वो है, इन क्यूआरपी स्कीम वेदर अ पर्सन इज अलाउड टू फाइल रिटर्न इन द फॉलोइंग मैनर। कि किस तरीके से अगर हम क्वार्टरली क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करते हैं तो हमें फाइलिंग किस तरीके से रहेगी, हमारी मंथली कौन सी फाइलिंग रहेगी, क्वार्टरली कौन सी फाइलिंग रहेगी, और हम क्यूआरएमपी स्कीम को किस तरीके से ऑप्ट करें। जीएसटीआर 1 मंथली, 3B क्वार्टरली। अब इस तरीके से पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, या तो दोनों चीजें जो है हमारी मंथली मोड में रहेंगी या फिर दोनों चीजें हमारी क्वार्टरली मोड में रहेंगी। दोनों चीजें कौन सी? जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। आइदर इट कैन बी क्वार्टरली, दोनों की दोनों, और मंथली। तो अगर मंथ जीएसटीआर 1 मंथली और 3B क्वार्टरली, ये भी नहीं हो सकता, अलाउड, नॉट अलाउड। जीएसटीआर 1 क्वार्टरली और 3B मंथली, जो कि पहले ऑप्शन होता था, लेकिन अब वो नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन जीएसटीआर 1 मंथली और 3B मंथली, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इस ऑप्शन में हम क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट नहीं हुई। ये जो है नॉर्मल स्कीम हमारी चलेगी, जहां पे हमारी जीएसटीआर 1 भी मंथली रहेगी और 3B भी मंथली रहेगी। ये वाला जो ऑप्शन रहेगा वो मैंडेटरी हो जाएगा किन के ऊपर? उन टैक्स पेयर के ऊपर जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है। उनके लिए ऑप्शन मैंडेटरी है कि उनकी जीएसटीआर 1 भी मंथली रहेगी और 3B भी मंथली ही रहेगी। चौथा केस आता है जीएसटीआर 1 क्वार्टरली और 3B भी क्वार्टरली, दोनों के दोनों क्वार्टरली। हाँ, इस केस में, हाँ सिर्फ इस केस में जो है हम क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारी जीएसटीआर 1 भी मंथली जाएगी, ओ सॉरी क्वार्टरली जाएगी, और 3B भी क्वार्टरली जाएगी। 3B भी क्वार्टरली जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स पेमेंट जो है क्वार्टरली रहेगी। टैक्स पेमेंट जो है मंथली मोड में ही रहेगी। पीएमटी 06 के तहत जो है हम क्वार्टरली मोड पे टैक्स पेमेंट करेंगे, सॉरी मंथली मोड में टैक्स पेमेंट करेंगे। और हमारी जो 3B जो जाएगी 3 महीने की इकट्ठी जाएगी, अगले महीने की 22 तारीख तक या 24 तारीख तक। अगर हम जीएसटीआर 1 की बात करें, जीएसटीआर 1 क्वार्टरली जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो हमें डाटा डालना होगा वो आईएफएफ के थ्रू जो है डाटा पंच करना होगा, जहां पे हम B2B सप्लाईज अपना डेबिट नोट और क्रेडिट नोट डाल सकते हैं और साथ में उसकी अमेंडमेंट डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको यूज करना होगा। ये थी पहली क्लैरिफिकेशन एफएक्यू क्वेश्चन नंबर 1 के तहत। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे वेदर क्यूआरएमपी स्कीम इज मैंडेटरी या ऑप्शनल। ये क्यूआरएमपी स्कीम हमने डिसाइड किया कि हम लेते हैं, क्यूआरएमपी स्कीम में जाते हैं, और हमने ये भी डिसाइड किया कि हम फिक्स सम मेथड में जाएंगे या फिर सेल्फ असेसमेंट में जाएंगे। अब बात रही कि हमें जब इस क्यूआरएमपी में डालना वो स्कीम ऑप्ट करनी है, तो वहां पे क्या ये ऑप्शनल है स्कीम या मैंडेटरी है? तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया क्यूआरएमपी स्कीम इज ऑप्शनल। A registered person having turnover up to 5 crore can also choose नॉर्मल स्कीम इंस्टेड ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम। जो छोटे टैक्स पेयर हैं, जिसको हम कह सकते हैं टर्नओवर अप टू 5 करोड़ के केसेस में, ऐसे केसेस में उनके उनके पास ऑप्शनल है कि वो क्यूआरएमपी ऑप्ट भी कर सकते हैं, या फिर वो नॉर्मल नॉर्मल बोले तो जिसमें जीएसटीआर 1 और 3B मंथली हो, वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। वो दोनों रिटर्न मंथली मोड में भी जा सकते हैं, या फिर वो दोनों रिटर्न क्वार्टरली मोड में भी जा सकते हैं। ही हैज टू सिलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द पोर्टल। वो किस तरीके से पोर्टल से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न टैब में क्लिक करेंगे, ऑप्ट इन आउट ऑप्ट आउट स्कीम जो है वहां पे ऑप्शन है। इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन करी हुई है, जहाँ आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, किस तरीके से ऑप्ट इन ऑप्ट आउट हमें करना है और कब करना है, उसका टाइम फ्रेम क्या है। उसको हमने कुछ दिन पहले ही वीडियो डाली है इसके ऊपर, आप चैनल में जाके जो है देख सकते हैं। उसका जो 3 महीने का हमें टाइम फ्रेम मिलता है वो कब से कब तक मिलता है, और वो
किस तरीके से हम ऑप्ट कर सकते हैं उसको या फिर ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ये उसके बाद सर्विसेज में जाने के बाद, रिटर्न में जाने के बाद, ऑप्ट इन ऑप्ट आउट पे जाने के बाद हम वहां पे सेलेक्ट करेंगे क्वार्टरली में जाना है या मंथली में जाना है। इस तरीके से हमारे लिए ये जो QRMP है वो ऑप्शनल होगी। ऑप्शनल किन के लिए होगी? जिनकी टर्नओवर जो है अप टू 5 करोड़ है। जिसकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है वो QRMP स्कीम ऑप्ट इन नहीं कर सकता, उनको मंथली में ही जाना है। उनकी GSTR 1 भी मंथली रहेगी और 3B भी मंथली रहेगी। अब यहाँ से अब क्लैरिफिकेशन हो गई कि जो बड़े टैक्स पेयर, जिसको हम बड़े टैक्स पेयर कह देते हैं, नाम दे देते हैं कि जो बड़े टैक्स पेयर बोले तो टर्नओवर जिसकी 5 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए मैंडेटरी है, मंथली में ही जाएंगे वो 3B और 1 मंथली। और जो छोटे हैं, जो छोटे कहें तो टर्नओवर मोर बिलो 5 करोड़, उसके बाद दोनों चीजें हैं, वो नॉर्मल में भी जा सकते हैं और QRMP भी ऑप्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट विल हैपन इफ द पर्सन हैज नॉट सेलेक्टेड एनी ऑप्शन फ्रॉम द अबव मेन्यू। जैसे कि हमने नोटिफिकेशन रेफर करी थी, नोटिफिकेशन में टाइम लिमिट दे रखी थी कि हमें जो है 5 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक जो है Q4 के लिए ऑप्ट करना था, लेकिन कई एसएससीज ने नहीं किया। तो वहां पे क्या था, वहां पे फिर डीम्ड मतलब ऑटोमेटिक बेसिस पे जो है वहां पे एलोकेशन कर दी गई मंथली केसेस में और क्वार्टरली केसेस में। तो इसके रिगार्डिंग क्या कहा, विल ही बी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड इन द QRMP स्कीम? नहीं, ऑटोमेटिकली QRMP में नहीं डाल दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली नॉर्मल में भी नहीं डाला जाएगा। उसका जो था बेसिस डिसाइड था, और नोटिफिकेशन में इवन बेसिस भी स्पेसिफाई था किस तरीके से जो है ऑटो मोड में किया जाएगा। दिस विल बी assumed that he has default in the return filing। क्या माना जाएगा कि रिटर्न फाइलिंग में डिफॉल्ट कर दिया? नहीं, रिटर्न फाइलिंग में भी डिफॉल्ट नहीं है। उसको तो ऑप्शन चूज करना था, ऑप्शन चूज करने का टाइम दिया गया, लेकिन उसने विद इन टाइम फ्रेम जो है ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई डिफॉल्ट कर दिया। इफ द ऑप्शन इज नॉट सिलेक्टेड, जो टाइम पीरियड दिया गया था, ठीक है, टिल 31 जनवरी 2021, 5 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक का टाइम दिया गया था। कौन से क्वार्टर के लिए? जनवरी से मार्च, 4th क्वार्टर के लिए। द डिफॉल्ट ऑप्शन एज पर द GST पोर्टल विल बी एप्लीकेबल फॉर द सेट क्वार्टर। वहां पे जो है ये ऑप्शन हमें प्रिस्क्राइब किया गया था। इस ऑप्शन में हमें सेलेक्ट नहीं किया, तो फिर जाके जो है डीमिंग में हमें मंथली या फिर क्वार्टरली जो है ऑप्शन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट विल हैपन इन केस एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द पर्सन एक्सीड 5 करोड़ ऑन 10th Feb 2021। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 5 करोड़ से ऊपर होने पे उसको मंथली में जाना होगा, मंथली मोड पे जाना होगा, और मंथली मोड ऑप्ट करेगा तो वहां पे GSTR 1 और 3B उसकी मंथली रहेगी। GSTR 1 और 3B दोनों मंथली रहेगी। अब उसकी 10 फरवरी 2021 के में जो है एक्सीड कर गई 5 करोड़ की। While on the 31st Jan 2021 person opted for QRMP फॉर द क्वार्टर, जनवरी से मार्च वाला जो क्वार्टर था, 4th क्वार्टर था, उसने जो है QRMP ऑप्ट कर ली, लेकिन अब उसकी टर्नओवर बढ़ गई। तो अब वो क्या करे? एज पर अवर व्यू इन द सिचुएशन फॉर द क्वार्टर, 4th क्वार्टर के केस में पर्सन विल रिमेन इन द QRMP स्कीम फॉर द पीरियड, क्योंकि इसी क्वार्टर में उसकी जो है टर्नओवर बढ़ी है, यहाँ पे जो है वो उसी में ही रिटेन कर सकता है। फोर्थ जो है 6th क्वेश्चन में मूव करते हैं। इफ द पर्सन whose turnover is less than 5 करोड़, यहाँ पे छोटे एसएससी, अभी जो हमने कैटेगरी बांटी, छोटे एसएससी लेस देन 5 करोड़, बड़े एसएससी मोर देन 5 करोड़। तो यहाँ पे जो बात करी है इसने लेस देन 5 करोड़ के केस में, ऑप्टिंग नॉर्मल स्कीम, व्हाट विल बी द न्यू ड्यू डेट फॉर 3B फॉर द सेट पर्सन। तो ऐसे केसेस में लेस देन 5 करोड़ के केस में क्या रहेगी? तो जनवरी फरवरी मार्च जो है उस केस में उसकी क्या रहेगी? ओल्ड ड्यू डेट। अब हमारे लिए ये रेलेवेंट नहीं है, अब हमें न्यू ड्यू डेट फॉलो करनी है। न्यू डेट के केस में जनवरी मंथ में अगर वो महाराष्ट्र स्टेट में है, दिल्ली और यूपी में है, और हरियाणा राजस्थान में है, तो ऐसे केसेस में उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी? एंड ऑप्टिंग नॉर्मल स्कीम, व्हाट विल बी द ड्यू डेट? यहाँ पे जो उसने ऑप्ट करा है वो नॉर्मल स्कीम ऑप्ट करी है। यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जो स्कीम ऑप्ट करी है, नॉर्मल स्कीम ऑप्ट करी है। तो जनवरी मंथ की जो ड्यू डेट है वो 20 फरवरी उसकी ड्यू डेट थी। तो हमें काफी लोगों को कंफ्यूजन थी कि वो 22 तारीख और 24 तारीख जो है इसकी ड्यू डेट सोच रहे थे, लेकिन जो ड्यू डेट है इसकी 20 फरवरी थी। काफी हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी करी, वीडियोस भी इसके ऊपर डाली कि क्लैरिफिकेटरी वीडियो, ताकि किसी का भी लेट फी किसी के केस में भी ना लगे। और जो है हमें प्रॉपरली भी इसको फाइल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमें 2B का भी इम्पैक्ट लेना है उस केस में, साथ में हमें
2B के साथ रूल 36(4) भी देखना है, सेक्शन 16, 17, 18 वो सारी चीजें देखनी है। तो इसमें वर्कलोड काफी जनवरी ऑनवर्ड्स बढ़ चुका है, रिवैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो उसके लिए टाइम भी चाहिए और ड्यू डेट भी जो है उस केस में अब जो है कम है। नॉर्मल अगर हमने नॉर्मल स्कीम ली है तो 20 तारीख ही है, 22 और 24 जो है तारीख नहीं थी। ये बहुत जरूरी, ध्यान रखने वाली जरूरी थी, इसलिए हमने बैक टू बैक इसके ऊपर जो है वीडियो जो है डाली, ताकि किसी भी टैक्स पेयर का और किसी भी क्लाइंट का इस तरीके से नुकसान ना हो सके। टैक्स पेयर का एज अ लेट फी पे ना करनी पड़े, और एज अ प्रोफेशनल का, अगर वो प्रोफेशनल जो है उसको प्रॉपरली इवेल्युएट नहीं करेगा तो उसको दिक्कत आएगी, किसी को भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने उसके ऊपर वीडियो जो है टाइमली अपडेट कर दी थी। अब हमें दोबारा चलते हैं इसी पे। जनवरी की जो है 20 फरवरी, इसी तरीके से फरवरी की जो है, अब न्यू डेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओल्ड डेट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। न्यू डेट फरवरी मंथ की 20 मार्च, और मार्च के केस में 20 अप्रैल, अगले महीने की 20 तारीख। नॉर्मल स्कीम में सीधी बात है, अब हमें टर्नओवर देखना ही नहीं, सीधा अगले महीने की जो है 20 तारीख जो है हमारी ड्यू डेट रहेगी। अब हम कुछ बातें करते हैं 9 और 9C की। जैसे कि हम जब जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 की हमें जो है ऑडिट करनी है 28 फरवरी 2021 तक, कुछ ही दिन इसके लिए रह गए हैं, इसको टाइमली जो है समअप करना है, और फाइनेंशियल ईयर 1920 की जीएसटी जो है जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करनी है। 9C फाइनेंशियल ईयर 1920 की नहीं हटी है, ठीक है। काफी, जब ये बजट आया था काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी रही थी, इसलिए जो है हमें ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो है 9 के साथ 9C भी मैंडेटरी है, जिसके ऊपर वो एप्लीकेबल होगी। उसके लिए ये मैंडेटरी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, वो इज रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड जीएसटी ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो नोटिफिकेशन नंबर 77/2020 जो की बात करती है कि किस किस केसेस में जो है हमें जीएसटीआर 9 और 9C जो है फाइल करना है। तो वहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें नोटिफिकेशन नंबर 77/2020 जो कि इशू करी गई थी, विच प्रिस्क्राइब द स्पेशल प्रोसीजर दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 2 करोड़ shall has an option not to file GSTR 9 for the financial year 2020 सॉरी 1920 के लिए जो है 2 करोड़ तक के लिए ऑप्शनल है 9। द रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 2 करोड़, जिसकी 2 करोड़ से ऊपर है उसके लिए 9 मैंडेटरी है, उसके लिए 9 जो है मैंडेटरी है। इन शॉर्ट जीएसटीआर 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 इज ऑप्शनल फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन अप टू टर्नओवर ऑफ 2 करोड़, जिसके 2 करोड़ तक है उसके लिए 9 जो है ऑप्शनल है, अदरवाइज उससे ऊपर वाले एसएससी के लिए जो है 9 जीएसटीआर 9 मैंडेटरी है, और उसकी ड्यू डेट जो है 28 फरवरी 2021 है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। अगली नोटिफिकेशन पे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 79 जो की बात करती थी 9C के रिगार्डिंग में। वहां पे उसने बताया था कि जो एग्रीगेट टर्नओवर जिसकी 5 करोड़ तक है उसके लिए जो है 9C मैंडेटरी नहीं है। 9C मैंडेटरी किसके लिए नहीं है? 5 करोड़ की टर्नओवर। दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं, 9 की लिमिट क्या है? 2 करोड़। 2 करोड़ से ऊपर वाले के लिए जीएसटीआर 9 मैंडेटरी है, और जीएसटीआर 9C जो है 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए मैंडेटरी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वेदर ब्रेकअप ऑफ इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड मैंडेटरी फॉर फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 व्हिच वाज ऑप्शनल इन प्रीवियस टू फाइनेंशियल ईयर, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में जो है ऑप्शनल किया गया था, क्या वो अब मैंडेटरी है ब्रेकअप डालना इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का? तो यहाँ पे बताया गया था नोटिफिकेशन नंबर 79/2020 में, टैक्स पेयर हैज द ऑप्शनल नॉट टू फाइल ब्रेकअप ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 1920 में इनपुट और इनपुट सर्विसेज का की बाइफर्केशन इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन जो है कैपिटल गुड्स की बाइफर्केशन जो थी मैंडेटरी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। ये पॉइंट बहुत ही ध्यान रखना है। कैपिटल यहाँ पे चेंज आया पिछले 2 साल से और इस साल में, जो अब हमने फाइल करना है फाइनेंशियल ईयर 1920 का, और जो पिछले 2 साल थे उसमें भी फर्क था। वहां पे तीनों साल की बाइफर्केशन मैंडेटरी नहीं थी, वहां पे इनपुट में ही हम डाटा डाल सकते थे, इनपुट में ही जो है तीनों का टोटल सम अप डाल सकते थे। लेकिन अब हमें फाइनेंशियल ईयर 1920 के जो जीएसटीआर 9 भर रहे हैं, हमें वहां पे जो है कैपिटल गुड्स को अलग से दिखाना है। इन शॉर्ट फाइनेंशियल ईयर 1920 in table number 6 breakup of input and input services is optional, but breakup of capital goods is required। ब्रेकअप ऑफ कैपिटल गुड्स इज रिक्वायर्ड, ये मैंडेटरी है। ये चेंज आया है, बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज है।
Whether table number 8 is optional for financial year 1920 as per notification number 79/2020, which amend the form and instruction related to the forms. The word financial year 1920 was inserted. It was written for the financial year 1718, but for this point table number 8 financial year 1920 is not written. इस बात का भी ध्यान रखना है. Thus, it is advisable to fill table 8 and reconcile it with GSTR 2A. इसकी रिकंसिलेशन भी बहुत जरूरी है. जो है टेबल नंबर 8 में फाइल करते हैं तो टेबल नंबर 8 में फिल करते हैं जहां पे हमारी 3B और वर्सेस 2A की रिकंसिलेशन भी आती है. वेदर HSN मैंडेटरी फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, तो ये जो है मैंडेटरी नहीं है. नो, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 HSN फॉर बोथ, जो कि हमें दो अलग अलग टेबल थे इसके लिए, इनवर्ड सप्लाई की HSN का अलग था और आउटवर्ड सप्लाई की अलग था, तो वो जो है ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर. तो वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी HSN जो है मैंडेटरी नहीं है. Whether data for the financial year 1819 shown in 3B for financial year 1920 to be shown in GSTR 9 of the financial year 1920. जो पिछले साल का इम्पैक्ट होता था क्या वो लेना है? तो यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन नंबर 79/2020 ने ही ये बात बताई थी. डाटा रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ईयर for the GSTR 9 is filed shall only be reported in table number 4, 5, 6, 7, 9. जो भी हमारी ये टेबल सप्लाई से रिलेट करती हैं 4, 5, 6, ये इनमें हमें कौन सा डाटा देना है? इसमें हमें उसी साल का, जिस साल का हम GSTR 9 फाइल कर रहे हैं, मींस फाइनेंशियल ईयर 1920 का ही हमें डाटा उसमें डालना है. पिछले साल का जो हमने इम्पैक्ट लिया है 18-19 का, वो इंक्लूड नहीं करना. ये देखो अब जो मैं मार्क कर रहा हूँ, डाटा ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर शैल बी इग्नोर्ड, नॉट टू बी इंक्लूडेड इन GSTR 9. पिछला इम्पैक्ट नहीं लेना. इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. सेल मिस्टर एक्स इन ऑफ रुपीज 1 लाख, GSTR 18,000 रुपए बना. On the same is entered in 3B of July 19, but these sales were related to the previous financial year. In this situation, Mr. X shall include reduce 18,000 from column number 9 of the tax payable. हमें ये पिछले साल से रिलेट करता है, ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेट करता है, तो इसको हमें नहीं लेना. चाहे हमने इसको जुलाई 19 की रिटर्न में 3B में लिया है, लेकिन फिर भी हमें इसको इम्पैक्ट में नहीं लेना. तो ये सारे पॉइंट का बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है, जो हमने QRMP स्कीम में देखा और हमने किस में देखा, और हमने GSTR 9(9)C के बारे में देखा. तो ये सारे पॉइंट जो है ध्यान में रखने बहुत जरूरी है. और GSTR 9(9)C की जो बहुत कम टाइम रह गया है, बहुत ही कम टाइम रह गया है, इसको टाइमली इसको कवर अप करना है. और QRMP स्कीम जो नई चीजें शुरू हो गई हैं जनवरी ऑनवर्ड्स, उसमें कोई भी हमें फर्दर डाउट नहीं रहना चाहिए. काफी इसमें हमने वीडियोज इसके ऊपर बनाई हैं कि अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, पेमेंट्स के ऊपर, किस तरीके से पेमेंट्स होंगी, क्या ड्यू डेट्स में चेंज आया है, वो सारी चीजें हमने क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है. फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे, और आप हमें टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप उसमें सर्च करेंगे टेक्स गपशप, वहाँ पे हमारा लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसके थ्रू भी आप हमें जो है हमारे टच में रह सकते हैं. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत. होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.